हेलो बच्चों। देखो, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर्स तक क्या कवर कर लिया था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस, कैसे कैपेसिटेंस को फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद एनर्जी को कैसे फाइंड करते हैं, और एनर्जी के हमने दो फॉर्मूले कैलकुलेट कर लिए थे। कौन सा एनर्जी का फॉर्मूला कब यूज होगा वो भी हमने कवर कर लिया था। बैटरी कनेक्ट हो, डिस्कनेक्ट हो, ऐसी चीजें कवर की थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को कैसे कंबाइन किया जाता है। जैसे हमने रजिस्टर्स पढ़े थे 10th क्लास में, रजिस्टर्स को जैसे सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ऐसे ही कैपेसिटर्स को भी सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अब कनेक्ट करते क्यों है, इसके पीछे का क्या लॉजिक, तो वही सेम चीज है कि हर टाइप का कैपेसिटर, मतलब हर एक एनर्जी का कैपेसिटर आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मुझे क्या चाहिए, मुझे 35 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर चाहिए। अब जरूरी नहीं हो कि 35 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर मार्केट में अवेलेबल ही हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर्स लेने पड़ते हैं, उनको कंबाइन करके एक सर्किट बनानी पड़ती है जिसका नेट कैपेसिटेंस जो है वो 35 माइक्रोफैरेड का हो, हमारा डिजायर्ड जो भी कैपेसिटेंस है उसके इक्विवेलेंट आ जाए। दूसरी चीज कि मान लो हमें एक कैपेसिटेंस है, एक कैपेसिटर यूज करना है, सपोज करो 230 वोल्ट पे, ठीक, और हमारे पास जो अवेलेबल कैपेसिटर है सपोज करो 150 वोल्ट का ही है, तो फिर आप दूसरे कैपेसिटर्स कैसे कनेक्ट करोगे कि उस पूरे सर्किट में 230 वोल्ट का कैपेसिटेंस यूज किया जा सके। मतलब आप कैसे भी डिजायर्ड वैल्यूज कैसे लेकर के आते हो, उसके लिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ना पड़ता है। तो इसमें भी सेम टाइप से दो टाइप के इसमें कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। पहला यूज करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर के साथ लाइन से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया जाता है। इस तरीके से देखो, हमने यहां पर तीन कैपेसिटर्स को एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट कर लिया, ठीक, इसे बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है। ये कनेक्शन हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन। वैसे ही है बच्चे जैसे हम लोग रजिस्टर्स के लिए पढ़ते थे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे सोचो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरीके से यूज किए जाते हैं उसके बारे में भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इस तरीके से कुछ तीन कैपेसिटर्स कनेक्ट करते हैं, एक कैपेसिटर यहां पर, एक कैपेसिटर यहां पर और एक कैपेसिटर यहां पे। ये तीन कैपेसिटर हमने कनेक्ट किया। ये जो कनेक्शन है ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। एक एक करके दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहां पर क्या होगा, इसको जरा डिस्कस करते हैं कि सपोज कीजिए कि यहां पॉजिटिव प्लेट से इस तरीके से करंट ऐसे निकल रही है और वो सर्किट में सर्कुलेट हो रही है। अब क्या होगा, अगर करंट इधर जा रही है मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो इस तरीके से आना स्टार्ट होगा। मतलब इस पॉइंट पे पूरे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना स्टार्ट होंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकाल करके इस प्लेट पे दिया जाएगा, मतलब यहां पर नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ये वाली प्लेट के बारे में सोचते हैं जो उसके जस्ट बाजू में रखी गई है, तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे। मतलब देखो इसको पहले एक समझो, ये पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है, ये दिख रहा है एक प्लेट और एक प्लेट और उसको एक वायर से जोड़ा गया है। मतलब क्या होगा, अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुए होंगे तो इसी प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स को खींच करके यहां पर लेके आया गया होगा। देखो भाई ये हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसमें पहले से चार्ज जीरो था, तो अभी भी चार्ज टोटल जीरो ही होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम है, बाहर से हम इसमें कोई चार्ज सप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यहां से अगर इलेक्ट्रॉन्स खींच करके इस साइड आए हैं तो इधर पूरे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुए होंगे और इस साइड पे पूरे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुए होंगे। मतलब क्या हुआ, देखो कि अगर यहां पर मैंने क्यू चार्ज दिया तो इंडक्शन की वजह से यहां पर माइनस क्यू चार्ज डेवलप हुआ, और ये माइनस क्यू चार्ज क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स खींचे गए हैं। अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए गए होंगे तो यहां पूरा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, मतलब इस पे जो चार्ज होगा वो प्लस क्यू होगा। फिर उसके जस्ट बाजू वाली प्लेट्स को जरा चेक करते हैं, उसमें भी सेम काम होगा। यहां पर क्या होगा, इंडक्शन की वजह से ऐसे नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होंगे और ये नेगेटिव चार्जेस यहां से खींचे गए होंगे, मतलब इस पे जो है ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ होगा। ओवरऑल क्या समझ में आता है कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो जो टोटल चार्ज होगा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर वो सेम होगा।
अब इसका ये मतलब नहीं कहना कि सर ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो नेट कैपेसिटर पे चार्ज जो है वो जीरो है। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। कैपेसिटर पे जो पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्जेस होते हैं, मतलब यहाँ पर जो चार्जेस होंगे उसी को कंसिडर किया जाता है। मतलब इस कैपेसिटर पे भी क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है और यहाँ पर भी क्यू चार्ज है। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज रहेगा वो चार्ज जो होगा वो सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस में देखा जाए तो इसका कैपेसिटेंस मान लो C1, इसका कैपेसिटेंस मान लो C2 और इसका कैपेसिटेंस मान लो C3। अब वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन कर रखे हैं तो पोटेंशियल जो होता है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यहां से यहां तक का पोटेंशियल मान लो V1, ये पोटेंशियल मान लो V2 और ये वाला पोटेंशियल मान लिया जाए V3। यानी यहाँ चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल जो होगी वो डिवाइड हो जाएगी। यहां सोचा जाए तो यहां पर क्या होगा, यहां पर पोटेंशियल सेम होगा, यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होना चाहिए, लेकिन जो चार्जेस होंगे वो डिफरेंट होंगे। हर एक कैपेसिटर का अलग अलग चार्ज डेवलप होगा। कैसे, वो भी चलो चेक कर लेते हैं। कि मान लो यहां से करंट निकल रही है तो ये करंट ऐसे तीन पार्ट में डिवाइड हुई है, यहां से निकलने वाली करंट तीन पार्ट में डिवाइड हो गई है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर नीचे आया है तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाले गए होंगे, यहां से कुछ निकाले गए होंगे, यहां से कुछ निकाले गए होंगे। जैसे जस्ट सपोज कर लेते हैं कि यहां से 10 इलेक्ट्रॉन निकाले गए होंगे, यहां से 20 इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए होंगे, यहां से 15 इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए होंगे और वो ले जाकर के इस साइड प्लेस किए गए होंगे। मतलब यहां पर +10 का चार्ज डेवलप होगा, यहां पर +20 का चार्ज डेवलप होगा और यहां पर +15 का चार्ज डेवलप होगा। तो ऑब्वियस यहां पर क्या होगा, -15, -20 और -10 का चार्ज डेवलप होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो चार्जेस होंगे, अगर इसको Q1, इस पे Q2 और इस पे Q3 सपोज किया जाए, चार्जेस यहां पर सेम नहीं होंगे। तो ध्यान ये रखना है कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करें, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो जाएगी, लेकिन हर एक कैपेसिटेंस पे जो चार्ज की वैल्यू आपको मिलेगी वो सेम मिलेगी। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा। जैसे यहाँ का पोटेंशियल अगर हम V कंसिडर करें तो देखो जो पोटेंशियल यहाँ का वही यहाँ का होगा, वही यहाँ का होगा, वही यहाँ का होगा। पैरेलल में पोटेंशियल सेम वैसे ही चल रहा है बेटा जैसे हम लोग रेजिस्टर्स को डील करते थे। ठीक है, पोटेंशियल को सेम रखा और कैपेसिटेंस यहाँ पर हम सपोज कर रहे थे एक का कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2 और इसका कैपेसिटेंस C3। चलिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन को पहले बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आपको करना क्या है, तीन कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, आपको इन तीनों को हटा करके किसी एक कैपेसिटर से रिप्लेस करना है। इसी को तो कहते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सर्किट। मतलब मैं क्या करने वाला हूं, इसमें ये एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, तीन कैपेसिटर का एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। मैं इसे एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, जिस सिंपल सर्किट में सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा, बस एक ही कैपेसिटर लगा के रखने, जो अकेला इन तीनों की प्रॉपर्टी को होल्ड कर लेगा। मतलब ये तीनों मिलकर के जो एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो ये अकेला काम कर लेगा। मतलब यहां पर ये जो कैपेसिटेंस होगा वो C इक्विवेलेंट लिखा जाएगा, इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट वो दे रहा है। फिर इसी सर्किट को अगर मैंने सॉल्व करके ये बनाया है, इसी सर्किट को अगर सॉल्व करके मैंने वो बनाया है तो कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ का पोटेंशियल अगर हम V मान रहे हैं तो इस समय यहाँ का पोटेंशियल भी V ही होना चाहिए। ठीक, इस पे चार्ज हमने सब पे Q कंसीडर किया है, तो यहां पर भी जो चार्ज होगा वो चार्ज मुझे Q ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो सपोज करो ये पॉजिटिव प्लेट और ये वाली एक नेगेटिव प्लेट बन जाए, दोनों पे जो चार्ज कंसीडर करेंगे वो +Q और -Q ही कंसीडर किया जाएगा। अब क्या आपको क्या करना है, C इक्विवेलेंट C1 C2 C3 में रिलेशन ढूंढने हैं कि C1 C2 C3 को कैसे जोड़ा जाए कि C इक्विवेलेंट आ जाए। ठीक, चलो देखते हैं हम क्या लिख सकते हैं। यहां से लिखा जा सकता है कि पोटेंशियल जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मुझे इन दोनों सर्किट को आपस में रिलेट करना है, तो रिलेट करने के लिए क्या करो, V1 V2 V3 की वैल्यू इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से डाल दो और V की वैल्यू सिंप्लीफाइड सर्किट से डाल दीजिए। देखिए दोनों सर्किट आपस में लिंक हो गए और आप आराम से C1 C2 C3 और C इक्विवेलेंट को लिंक कर सकते हो। क्या किया जाए, V की वैल्यू और C की वैल्यू यहां कैसे लिंक होगी, तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV।
तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई C। तो यहां पर लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई C की जगह लिखा जाएगा C इक्विवेलेंट, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो V1 के लिए आपको जो कैपेसिटर कंसीडर करना होगा वो C1 होगा, V2 के लिए C2 होगा और V3 के लिए C3 होगा। उल्टे उल्टे काम नहीं करने हैं, जो कैपेसिटेंस है उसी के क्रॉस का पोटेंशियल चेक करना होगा। आप V के साथ में C3, V के साथ में C1 या V के साथ में C2 नहीं ले सकते। V जो है वो तीनों का कंबाइंड पोटेंशियल है, ठीक है। तो C1 के साथ में जब कभी आपको यूज करना होगा तो आपको V1 यूज करना पड़ेगा, C2 के साथ में V2 यूज करना पड़ेगा और C3 के साथ में V3 यूज करनी पड़ेगी। तो चलो V1 लिखते थे, Q इज इक्वल टू CV है, तो V1 के साथ में मुझे कौन सा कंसिडर करना होगा, C1 कंसिडर करना होगा। तो वहां से V1 लिखो, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C1। फिर अगर मान लो मुझे V2 लिखना है तो V2 के साथ में कौन सा कैपेसिटर सोचना पड़ेगा, C2। तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई C2 प्लस Q डिवाइडेड बाई C3। यहां से Q को है कॉमन लेकर के आप कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां से C इक्विवेलेंट बना 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ध्यान रहे ये रजिस्टर्स का उल्टा आता है। रजिस्टर्स में ये जो फॉर्मूला हम यूज करते थे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज होता था, लेकिन कैपेसिटर में यही फॉर्मूला हमें सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए यूज करना होता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है जैसे रजिस्टर्स में हमने पढ़ रखा था वही सारी प्रॉपर्टीज यहां पर भी हमें कवर करनी पड़ेगी, बट वो कैपेसिटेंस के लिए होगा। ध्यान क्या रखा है यहाँ पर, Q की वैल्यू हमने क्या रखी है, सेम, ठीक है, और पोटेंशियल को हमने क्या कर दिया है, डिवाइड, दो पार्ट्स में या फिर तीन पार्ट्स में, जितने भी कैपेसिटेंस उसमें डिवाइड कर सकते हैं। इसके शॉर्टकट्स जो हमें यूज करने, मान लो अगर दो ही कैपेसिटर होता तो हम कैपेसिटर अगर दो ही होते तो क्या फॉर्मूला लिख सकते थे, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो यहां से C इक्विवेलेंट क्या आता है, एलसीएम लेकर के फिर उसका रेसिप्रोकल करो, तो इसके लिए फॉर्मूला याद कराया था, प्रोडक्ट बाय सम C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन तभी यूज होगा बेटा जब यहाँ पर दो कैपेसिटर लगे हुए हो। प्रोडक्ट बाय सम का फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। और क्या समझाया था कि जब 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3 आ रहा है, तो इसमें जो C इक्विवेलेंट आएगा वो छोटे वाले से भी छोटा आएगा, ठीक है, छोटे वाले से भी छोटा आएगा। ऐसा हमें याद रखना था कि C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो डिक्रीज कर जाएंगे। चलो इसको चेक कर लेते हैं वैल्यूज लेकर के, एक दो ये सब तो नोट कर लिया होगा, एक दो वैल्यू रख करके देखते हैं, सब चीजें हटा रहा हूं। देखो जैसे मान लो मैंने क्या किया है, एक 100 पाइकोफैरेड का कैपेसिटर ले लो, ठीक है, और उसके साथ में सीरीज कॉम्बिनेशन में 1 पाइकोफैरेड का कैपेसिटर ले लीजिए, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका सीरीज कॉम्बिनेशन में, चलो ये वाला कैपेसिटेंस हो गया C1, ये वाला हो गया C2, C इक्विवेलेंट की वैल्यू को फाइंड कीजिए। तो फॉर्मूला क्या है, दो कैपेसिटर है तो अपन दो कैपेसिटर के लिए क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय सम। तो लगा दीजिए प्रोडक्ट बाय सम मतलब क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 101। अब देखो चेक करो, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। मतलब जो छोटा वाला कैपेसिटर हमने यूज किया था सीरीज कॉम्बिनेशन में, छोटे वाले कैपेसिटर से भी छोटी वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में रखना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे करना है, तो रेसिप्रोकल करके ऐड करने हैं दो कैपेसिटर्स के लिए, प्रोडक्ट बाय सम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, तो वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा वो दोनों कैपेसिटेंस में जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा आने वाला है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल कैपेसिटर्स में हम क्या कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं पैरेलल का। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे यूज करना है, सिंपल सी चीज है, हमने तीन कैपेसिटर यूज करने हैं, उन तीनों कैपेसिटर्स को उठा करके हम पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। ये कनेक्शन हो गया पैरेलल का, ठीक है। देखो एक ये कैपेसिटर ले लेते हैं, यहां पर एक यहाँ पर, तीन कैपेसिटर हो गए C1 C2 C3। जैसा डिस्कशन हमने कर रखा था कि तीनों पे जो चार्ज स्टोर होगा वो चार्ज स्टोर अलग अलग आएगा।
मान लो यहाँ पर जो चार्ज स्टोर है वो Q1, इस पे Q2 और इस पे Q3। चार्ज यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट होना चाहिए। और जो यहाँ पर पोटेंशियल हम यूज कर रहे हैं V वोल्ट है, ये पोटेंशियल सारे कैपेसिटर्स के लिए क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए भी पोटेंशियल, अगर यहां से आता का पोटेंशियल V है तो ये भी V आएगा, ये भी V आएगा और ये भी V ही आने वाला है। फिर इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक सिंप्लीफाइड सर्किट में कन्वर्ट किया जाए, जहां पर इसका कैपेसिटेंस लिखेंगे हम C इक्विवेलेंट और जो टोटल वोल्टेज होगा वो V। अब इसे कैसे सॉल्व करना होगा भाई, इस पूरे सिस्टम ने कितना चार्ज स्टोर कर रखा है, तो ऊपर वाले ने Q1 स्टोर किया है, नीचे वाले ने Q2 स्टोर किया, इसके नीचे वाले ने Q3 स्टोर किया। मतलब इस पूरे सिस्टम ने Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का चार्ज जो है वो स्टोर कर रखा है। अब मैं इसको अगर एक नए कैपेसिटर से रिप्लेस करना चाहूं तो इस पे जो चार्ज होना चाहिए वो होना चाहिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसका ये नेट चार्ज होना चाहिए। तभी तो हम लिख सकते हैं कि जितना एनर्जी या जितना चार्ज इन्होंने स्टोर कर रखा है वो अकेला इसमें स्टोर कर रखा है। यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा जाए, Q नेट चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब बस क्या करना है, Q1 Q2 Q3 की वैल्यू इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट से डालिए और Q की वैल्यू यहां से एक सिंप्लीफाइड सर्किट से डाल दीजिए, आपकी वैल्यूज निकल जाएंगी। जैसे यहां पर लगाओ, इस ऊपर वाले कैपेसिटर के लिए लगा जाए तो Q इज इक्वल टू CV लगाओगे, चार्ज कौन सा यूज करोगे Q1 और कैपेसिटेंस कौन सा यूज होगा C1, लेकिन जो पोटेंशियल रहेगा वो तीनों के लिए सेम, तो वो V ही रहने देंगे। नेक्स्ट वाले के लिए लिखोगे तो Q इज इक्वल टू CV, Q2 कैपेसिटेंस C2, ऐसे ही Q3 कैपेसिटेंस C3 इंटू V। अच्छा, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV यहां पर डाल देते हैं, Q नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर अगर लिखा जाए तो Q नेट इज इक्वल टू हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V। पोटेंशियल तो सेम रहने वाला है, देखो वैल्यूज रख दो यहां पर। ठीक है, ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V, जितना भी होंगे उतने हम डालते जाएंगे। V जो है वो कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और ऐसे जितने कैपेसिटर्स होंगे सारे जोड़ते जाएंगे। अब ये वही कॉम्बिनेशन आया जैसे हम लोग रजिस्टर्स को सीरीज में यूज करते थे। तो यहां पर क्या होता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो नेट कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो यहां पर कैसे हम रखेंगे, नेट कैपेसिटेंस जो आएगा वो बड़े वाले से भी बढ़ाएगा। ठीक है, जैसे हमें क्या करना होगा, मान लो 10 माइक्रोफैरेड है, 2 माइक्रोफैरेड है और 3 माइक्रोफैरेड है, हम जोड़ दें, टोटल कितना आ जाएगा 15, वो बड़े वाले से बड़ा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो इसमें ध्यान कैसे चीजों में रखना है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उसमें पोटेंशियल को सेम रखना है, चार्ज अलग अलग आएंगे, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा लेकिन चार्ज जो होंगे वो हर एक कैपेसिटेंस में सेम आएंगे। और थोड़ा सा ऐसे देख भी सकते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, पहले वाले कैपेसिटर ने Q चार्ज रखा तो दूसरे वाले ने Q रखा है, तीसरे वाले ने Q रखा है। यहां पर अपनी मर्जी से Q1 Q2 Q3 चार्ज जो भी कैपेसिटेंस है, जो भी कैपेसिटर्स है, अपनी मर्जी से जितना चार्ज चाहे उतना चार्ज स्टोर कर सकते हैं अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसे नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस की, ये सब चीजें हटा रहा हूं। देखो एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, मान लो एक ऐसा क्वेश्चन हो कि ऐसे 3 कैपेसिटर्स हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं। ओके, ठीक है, सपोज करो इसका कैपेसिटेंस कुछ मानते हैं 10 माइक्रोफैरेड, इसका कुछ कैपेसिटेंस मान लो 2 माइक्रोफैरेड और इसका कैपेसिटेंस मान लो कुछ 5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और इसमें जो वोल्टेज है सपोज करो 34 वोल्ट है, यहां पर हमने अप्लाई को जो कर रखा है। अब आपसे कह रहा है कि चलिए बताइए भाई साहब कि इन सभी पर स्टोर चार्ज कितना होगा, Q की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, यहां से यहां तक का वोल्टेज V1, ये वाला वोल्टेज V2 और ये वाला वोल्टेज V3, ये टोटल कितना होगा।
V1 V2 V3 की वैल्यू को कैलकुलेट करिए। ये तीन चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, ठीक है। V1 V2 V3 कैलकुलेट करो और जो टोटल चार्ज इस पर स्टोर है वो चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करो। तो अब ये तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ऐसे तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो इसको एक स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको एक स्टेप सिंप्लीफाई किया जाए तो देखो क्या होगा। कॉम्बिनेशन कैसा है ये, सीरीज, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, ओके वैल्यूज तो थोड़ा सा आपको चेंज कर देता हूं, थोड़ा इजी हो जाए। मान लो इससे 10 है, ये 20 कर लो, ये 50 कर लो, और इससे कर लेते हैं 50 20 10 हो गया, ठीक है चलो ना इसे कुछ 50 ले लेते हैं, जो फ्रैक्शन में आएगी वैल्यूज हम चेक कर लेंगे, क्या दिक्कत। देखो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, सिंप्लीफाई कर लूं तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यहां से हम लोग नेट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 5, और ये वाला हो जाएगा 2, ठीक, 1/c इक्विवेलेंट आ गया। तो c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाई 17। ओके, मान लो वोल्टेज है अब 50 का, तो एक कैपेसिटर हमने बना लिया, C इक्विवेलेंट बना लिया हमने 100/17 माइक्रोफैरेड का, ठीक है, यूनिट्स का हम ध्यान रखेंगे। और जो वोल्टेज है वो हमारा दिया गया है 50 वोल्ट। यहां से तो हम Q निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्या लगा सकते हो CV, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 17, और ये मान लो 50, तो ये टोटल चार्ज आ गया, ठीक है। ये टोटल चार्ज हमारा कितना निकल के आ गया 5000 डिवाइडेड बाई 17 माइक्रोकूलम, ठीक, माइक्रोफैरेड था तो हमने इसको माइक्रोकूलम में यूज कर लिया। अब जो ये चार्ज तुम्हारा निकल करके आया है, Q चार्ज अगर इस पे है तो इन सभी पे चार्ज की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, Q ही तो होनी चाहिए, सेम ही तो होनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसमें चार्ज की वैल्यू सेम आएगी, बट पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो चलो चार्ज की वैल्यू तो हमें मिल चुकी, चार्ज की वैल्यू मिल चुकी हमारे पास 5000 डिवाइडेड बाई 7। अब यहां से आपको V1 V2 V3 मिल जाएगा। देखो पहले वाले कैपेसिटर्स के लिए अप्लाई करो, मान लो इस कैपेसिटर के लिए लगा रहा हूं, तो इस कैपेसिटर के लिए लगाओगे Q इज इक्वल टू CV, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू, इसका कैपेसिटेंस कितना था 10, और वोल्टेज मान लो V, ये निपटा दो, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 17, तो ये V1 निकल गया, ठीक। ऐसे दूसरे वाले कैपेसिटर के लिए लगा, इसके लिए लगा Q इज इक्वल टू CV, तो यहां पर Q की वैल्यू फिर वही रहेगी 5000 डिवाइडेड बाई 17, और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, पोटेंशियल V, ऐसे निपटा दो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 5000 है, तो ये 250 डिवाइडेड बाई 17, ये हो जाएगा V2, ठीक। ऐसे चलिए V3 के लिए कैलकुलेट कर लो, तो इसके लिए लगा दो Q इज इक्वल टू CV, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000 डिवाइडेड बाई 17, कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी 50, वोल्टेज है हमारा V, ये निपटा दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, तो यहां से V की वैल्यू आ गई 100 डिवाइडेड बाई 17, ये V3 हो गया, ठीक है। अब आपको चेक कर लेना है कि ये जो आपने सॉल्व किया ये ठीक ठाक सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, तो क्या करना होगा V1 V2 V3 को जोड़ने पे 50 आना चाहिए, अदरवाइज कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। चलो चेक कर लेते हैं, V1 V2 V3 सबके डिवाइड में 17 ही है, तो ये 500 600, और ये हो जाएगा 6 + 250, यानी 850 डिवाइडेड बाई 17, ये आया V1 V2 V3 को जोड़ने पे। सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 50 आ रहा है क्या, यानी जो आपने कैलकुलेशन कर रखा है वो कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक ठाक है, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं हुई है। ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है बेटा जैसे हमने रजिस्टर्स के लिए सॉल्व किया था। जैसे ओम्स लॉ में हम कैसे सॉल्व करते थे, V = IR जब लिखते थे तो इसमें ऐसा ध्यान रखा जाता था कि जिसका वोल्टेज उसकी करंट और वही वाला रेजिस्टेंस, कुछ उल्टा पुल्टा काम उसमें नहीं करना है, सारी चीजें जो है एक साथ चलनी चाहिए। यहां पर भी अगर हम Q = CV लगा रहे हैं तो उस कैपेसिटर का चार्ज, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और उसी कैपेसिटर के क्रॉस डेवलप हुआ वोल्टेज वैसे ही लेकर के चल रहे हैं, और ये बिल्कुल सिंपल सा सॉल्व हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें सीरीज का हो गया, एक पैरेलल का क्वेश्चन करके देख लेते हैं
कि पैरेलल में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, फिर एक सीरीज पैरेलल कंबाइन कर लेंगे, फिर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं जस्ट अपने वैसे वैल्यू लेकर के। चलो देखते हैं, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेते हैं। सपोज करो ऐसे हमने 3 कैपेसिटेंस लगा रखे हैं, ठीक है, और यहां पर एक बैटरी लगा रखी है। चलिए ये वाला कैपेसिटेंस मान लो कुछ 10 माइक्रोफैरेड, ये मान लो कुछ ऐसे 20 माइक्रोफैरेड, ये वैसे कुछ मान लो 40 माइक्रोफैरेड, और ये वोल्टेज मान लो कुछ 80 वोल्ट, ठीक है, 70 मान लो 70, ठीक, डन। अब क्या होगा, वोल्टेज तो तीनों कैपेसिटर्स के लिए सेम ही बैठेगी। जैसे मान लो ये कैपेसिटर हमने सोचा C1, ये C2 और ये C3, तो अगर वोल्टेज हमने 70 लगा रखा तो यहाँ भी 70 होगा, यहाँ भी 70 होगा, यहाँ भी 70 होगा। मतलब वोल्टेज तो तीनों के अंदर जो डेवलप होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, वो तो सेम ही डेवलप होने वाला है। तो बदल क्या जाने वाला है, तीनों में Q1, Q2, Q3 की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चा Q1, Q2, Q3 की वैल्यू को कैलकुलेट करो, ठीक। इसके बाद जब इस पूरे सर्किट को सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद एक कैपेसिटर बन जाएगा, ठीक है। इस कैपेसिटर का C इक्विवेलेंट पूछा जा सकता है, और इस कैपेसिटर पे डेवलप हुआ चार्ज आपसे पूछा जा सकता है। चलिए सारी चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत सिंपल है भाई। Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V। इसका कैपेसिटेंस कितना है 10, और वोल्टेज कितना डेवलप हुआ है 70। सिंपल है। Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Q इज इक्वल टू है ना CV। तो कैपेसिटेंस इसका कितना है 10, और यहाँ जो वोल्टेज डेवलप हुआ है वो वोल्टेज कितना डेवलप हुआ है 70, यानी कितना आ जाएगा 700 माइक्रोकूलम, ठीक, डन। ऐसे ही Q2 लिखो, तो Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाएंगे आप CV, तो पोटेंशियल हो जाएगा 20 और वोल्टेज जो डेवलप हुआ है वो 70, क्योंकि सभी के क्रॉस 70 ही डेवलप हो रहा है, कुछ दूसरा पोटेंशियल डेवलप नहीं हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 1400 माइक्रोकूलम। ऐसे ही चलो 40 के लिए निकाल दो, Q इज इक्वल टू CV, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 40 माइक्रोफैरेड इनटू 7, ये हो जाएगा 2800 माइक्रोकूलम। अब आप चाहो तो Q नेट की वैल्यू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 तीनों को ऐड करके आप Q नेट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। या तो दूसरा तरीका ये भी है कि जब यहां से सॉल्व करोगे, जैसे C इक्विवेलेंट सॉल्व किया जाए, तो C इक्विवेलेंट आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब 40 प्लस 20 प्लस 10, यानी कितना आ जाएगा 70 माइक्रोकूलम, सॉरी 70 माइक्रोफैरेड, ठीक है, ओके। और यह वोल्टेज कितना था 70। Q लिखो, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CV, C की जगह पे हो जाएगा 70 और वोल्टेज हो जाएगा आपका 70, ये कितना हो जाएगा 4900 माइक्रोकूलम। चार्ज की वैल्यू ये निकल गई। आप इसको ऐड करके देखेंगे तो भी वही आएगा 4900 माइक्रोकूलम ही आएगा। क्यों भाई, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते थे तो बताया था कि इस पे जो चार्ज स्टोर है मान लो Q1, इस पे जो चार्ज है Q2 और इस पे मान लो Q3, तो ये जो कैपेसिटर होगा वो इन तीनों के बराबर का चार्ज स्टोर करता है। Q1, Q2 प्लस Q3, ये पूरा जो चार्ज होगा ये अकेला स्टोर कर रखा है, इसलिए उसको नेट कैपेसिटेंस कह रहे हैं। इन तीनों का इक्विवेलेंट कह रहे हैं कि जितना इन तीनों ने स्टोर कर रखा है उसने इतना अकेला स्टोर कर रखा है। इन तीनों का जो कैपेसिटेंस मिला गया है वो इसका अकेले का खुद का कैपेसिटेंस है, ठीक है। चलिए थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ओके चलो ये दो क्वेश्चंस को देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी कितनी होगी, और दूसरा ये कैपेसिटेंस का एक सीरीज है, इसमें आपसे कह रहा है कि बताओ C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी। ये दो क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करते हैं। अब देखो डायरेक्ट देखने से पता नहीं चल रहा है कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा फंस जाते हैं बच्चे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक आपको यूज करनी है। वो क्या यूज करनी है, देखो सबसे पहले तो यहां पर ये बैटरी बना लो, 10 वोल्ट की हमने ऐसे बैटरी बना ली। फिर 10 वोल्ट की बैटरी से क्या है बेटा, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से 5 माइक्रोकूलम, ये माइक्रोफैरेड का एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है, यानी यहां से एक निकालो जो 5 माइक्रोफैरेड को जोड़ दे। दूसरा जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो देखो 6 माइक्रोफैरेड के दूसरे टर्मिनल पे, मतलब यहां से एक दूसरा हमने लाइन निकाल दी जो 6 माइक्रोफैरेड के एक प्लेट्स को जोड़ रहा है। फिर देखो
5 माइक्रोफैरेड के बाजू में एक प्लेट है, 6 माइक्रोफैरेड के बाजू में एक प्लेट है, ये दोनों, और ये दोनों प्लेट जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों प्लेट आपस में जुड़े हुए हैं, और ये जो है ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो ये जो है ये बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। मतलब ये किस तरह का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, सीधा सीधा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। एक बार और चेक करते हैं, देखो एक बार और इसको बनाने की कोशिश करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। देखो क्या किया जाए, हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैटरी बनाते हैं। सबसे पहले यहां क्या करो, एक बैटरी बना लो, ये हो गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। अब क्या है, ये जो 5 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर है, एक बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है 5 माइक्रोफैरेड की एक प्लेट से कनेक्टेड, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है 5 माइक्रोफैरेड की एक प्लेट से कनेक्टेड है, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वही 6 माइक्रोफैरेड के दूसरे वाले प्लेट से कनेक्टेड है। तो 6 माइक्रोफैरेड की एक प्लेट से कनेक्टेड है, ये 5 माइक्रोफैरेड वाला प्लेट हो गया और ये 6 माइक्रोफैरेड वाला प्लेट हो गया। ठीक, अब देखो ये अगर आप नाम दे सकते हो तो प्लेट्स का नाम दे देना, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो और ये 4 मान लो, प्लेट्स का नाम दे देना। तो 1 वाली प्लेट हमने ड्रॉ कर ली और 4 नंबर वाली प्लेट हमने ड्रॉ कर ली। 4 के बाजू में 3 नंबर की प्लेट है, तो 4 के बाजू में 3 नंबर की प्लेट होगी, और 1 के बाजू में 2 नंबर की प्लेट है, 1 के बाजू में 2 नंबर की प्लेट है। फिर 2 और 3 आपस में जुड़े हुए हैं, 2 और 3 को आपस में जोड़ दिया जाए। ओके, फिर 2 और 3 जो है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़े हैं, 2 और 3 जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हैं। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन हमें मिल गया, ये कॉम्बिनेशन कैसा मिला है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस की वैल्यू, जैसे ये कितना है 10 वोल्ट है, पैरेलल कैपेसिटेंस, पैरेलल में क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, यानी 6 प्लस 5 दैट इज 11 माइक्रोफैरेड। हमसे तो चार्ज पूछा है, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी कितनी होगी, तो उसको तुमने सिंप्लीफाई करके एक सर्किट बना लिया, एक सर्किट बन गई जिसमें एक नेट कैपेसिटेंस तुम्हें मिल गया 11 माइक्रोफैरेड का, और जो वोल्टेज लगा हुआ है वो लगा है 10 वोल्ट का। अब लगा दो Q इज इक्वल टू CV, कैपेसिटेंस की वैल्यू 11 और वोल्टेज की वैल्यू है 10, टोटल आ गया 110 माइक्रो कूलम का चार्ज है। सिंपल, ठीक, ऐसे इसको ट्राई करते हैं। देखो इसे कैसे ट्राई करना है, 2 पॉइंट्स हैं x और y, तो सबसे पहले 2 पॉइंट्स बना लो x और y, x और यहां पर एक पॉइंट बना लो y। देखो ये कैपेसिटेंस, ये 2 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटेंस का देखो, इसकी जो पहली वाली प्लेट है वो x से जुड़ी है। एक चीज का ध्यान रखना बेटा, ये पॉइंट अगर x है तो यहां देखो कोई कैपेसिटर नहीं आया, कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा, ये वाला जो पॉइंट बनेगा ये भी x ही बनेगा। ध्यान से सुनिएगा इन चीजों को, जब तक बीच में कैपेसिटर नहीं आता तब तक तो पोटेंशियल का कोई ड्रॉप होना नहीं है। अब यहां पर ऊपर कोई कैपेसिटर नहीं आया है, तो अगर यहां का पोटेंशियल हम कुछ लिखते हैं तो सेम पोटेंशियल यहां होगा। मतलब अगर ये पॉइंट x है तो ये वाली पॉइंट भी x होगी। अब चलो देखते हैं, मान लो ये पॉइंट कुछ b मान लो यहाँ पे, तो अगर ये वाला पॉइंट b है तो ये वाला पॉइंट भी b ही होगा, क्योंकि इनके बीच में भी देखो कोई कैपेसिटर नहीं आया। चलो ये 2 माइक्रोफैरेड वाले को देखो, 2 माइक्रोफैरेड वाले में क्या है, एक प्लेट x से कनेक्टेड और दूसरी प्लेट b से कनेक्टेड है। मतलब x से मैंने एक लाइन निकाली, एक प्लेट कनेक्ट किया x से, दूसरी प्लेट कनेक्ट कर रहा हूं b से, तो मान लो यहां पर b नाम का एक पॉइंट रखा, और ये कैपेसिटेंस हो गया है 2 माइक्रोफैरेड वाला। अब 3 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर को देखो, 3 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर का एक साइड जो है वो b से जुड़ा है और दूसरा साइड जो है वो x से जुड़ा है। मतलब यहां पे क्या करूं, एक टर्मिनल में x से जोड़ दूं और एक टर्मिनल में b से जोड़ दूं, ये 3 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर हो गया। फिर चलो 5 माइक्रो वाले को देखो, 5 माइक्रोफैरेड वाले में क्या है, एक प्लेट x से जुड़ा है, दूसरी प्लेट b से जुड़ी है, एक प्लेट x से जोड़ दो, दूसरी प्लेट b से जोड़ दो, ये कौन सा हो जाएगा, 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर हो जाएगा। फिर 10 वाले को सोचो, 10 वाले में जो एक प्लेट है वो 10 वाला एक प्लेट b से कनेक्टेड है और दूसरा वाला जो पॉइंट है वो y से कनेक्टेड है, ये 10 माइक्रोफैरेड है। ये कैपेसिटेंस कैसे आ चुके हैं, पैरेलल। तो अब इन तीनों को आपस में सॉल्व कर सकते हो, तो इसका C इक्विवेलेंट सॉल्व करके कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 माइक्रोफैरेड, और ये तो 10 है ही। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके एक बना दिया, पूरे को सॉल्व करके एक बना दिया कैपेसिटर। अब ये 10 और 10 कैसे आ जाएंगे सीरीज में,
तो 10 और 10 सीरीज में कितना हो जाएगा 1/C1, 1/C इक्विवेलेंट क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/10 प्लस 1/10 2/10 1/5, उल्टा कर दो, C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 5 माइक्रोफैराड। तो अगर आप कभी फंस जाओ तो ऐसे आपको पॉइंट्स देने होते हैं कि इसको पॉइंट 1 दे दिया जाए, बी ए दे दिया जाए, बी दे दिया जाए, और उसके बाद से एक नया सर्किट आपको सॉल्व करना पड़ता है। चलो एक दो की और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा अजीबोगरीब क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि यहां पर टोटल 5 प्लेट्स यूज की गई हैं। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4 और प्लेट नंबर 5, ऐसे 5 प्लेट्स यूज किए गए। सभी प्लेट्स का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, या फिर कह सकते हो जो सभी प्लेट्स की एरिया है, डायरेक्टली देता हूं, जो सभी प्लेट्स की एरिया है वो A है, और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन D है। सभी प्लेट्स का एरिया A है और सभी प्लेट्स के बीच में सेपरेशन D है। कह रहा बताओ इसका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। पहले ये चेक करना होगा कि इसमें कैपेसिटर्स हैं कितने। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, ध्यान से सुनना, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें कितने कैपेसिटर्स हैं। तो देखो कैसे आपको आइडेंटिफिकेशंस लेने हैं। ये जो ब्लू वाला है ये देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। मान लो सभी पे पॉजिटिव चार्ज, सभी पे इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज बन जाएंगे, ओके। और जो ये ब्लैक वाला हिस्सा है, वो ब्लैक वाला जो है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, मतलब सब पे निगेटिव चार्ज। तो देखा जाए तो इसमें कैपेसिटर हैं कितने, देखो एक इन दोनों के बीच में कैपेसिटर है बिटवीन प्लेट 1 एंड 2। 1 एंड 2 जो है वो एक कैपेसिटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फिर देखो 2 और 3 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो 2 और 3 जो है वो एक कैपेसिटर का फॉर्मेशन कर रही है। 3 और 4 में देखो पॉजिटिव नेगेटिव, तो 3 और 4 के बीच में कैपेसिटर बन रहा है। एक देखो 4 और 5 है, तो एक 4 और 5 के बीच में कैपेसिटर बन रहा है। पहले ये आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि इस डायग्राम में कितने कैपेसिटर बन रहे हैं। तो देखो 1 2 3 4, टोटल 4 कैपेसिटर इसमें बन रहे हैं। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि सभी का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो सबके बीच के डिस्टेंस D है, तो सबका कैपेसिटेंस लिखोगे तो आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, मतलब सबके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू अपन C लिख सकते हैं, ठीक है। हम सभी इसके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू C लिखने वाले हैं। चलो चेक करें। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पकड़ो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से 3 लाइन निकली हुई है, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 3 और प्लेट नंबर 5। प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 3 और प्लेट नंबर 5, 1 3 5। देखो कैपेसिटर्स कैसे हैं, 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर है, 2 और 3 के बीच में कैपेसिटर है, 3 और 4 के बीच में कैपेसिटर है, 4 और 5 के बीच में कैपेसिटर है। 1 के जस्ट बाजू में 2 है, यानी 1 के जस्ट बाजू में यहां पे मुझे बनाना है प्लेट नंबर 2। अब एक कैपेसिटर 2 और 3 के बीच में भी है, यानी अगर देखा जाए तो 3 के इस साइड एक प्लेट 2 है और 3 के इस साइड एक प्लेट 4 है, यानी आपको 3 वाली जो प्लेट है वो 2 बार बनानी पड़ेगी। क्यों? एक इस कैपेसिटर के लिए आपको प्लेट नंबर 3 को डिस्कस करना होगा और एक बार इस कैपेसिटर के लिए आपको प्लेट नंबर 3 को डिस्कस करना होगा। यहां पर मुझे प्लेट नंबर 3 को 2 बार बनाना पड़ेगा और प्लेट नंबर 5 तो चलो देखते हैं कितनी बार उसको बनाना पड़ रहा है। ध्यान से सुनिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है। 1 के सिर्फ एक इस साइड कैपेसिटेंस है, सिर्फ इस साइड, तो उसको एक बार बनाना है। 2 के देखो इस साइड भी एक कैपेसिटर है, उस साइड भी एक कैपेसिटर है, तो प्लेट नंबर 2 को 2 बार बनाना पड़ेगा। प्लेट नंबर 3 को देखो इधर भी एक कैपेसिटेंस है, उधर भी एक कैपेसिटर है, मतलब प्लेट नंबर 3 को भी 2 बार बनाना पड़ेगा। प्लेट नंबर 4 पे आ जाओ तो एक इस साइड कैपेसिटर है, एक इस साइड कैपेसिटर है, तो प्लेट नंबर 4 भी 2 बार बनेगा। लेकिन प्लेट नंबर 5 के सिर्फ एक साइड में कैपेसिटर, इधर कोई कैपेसिटर नहीं है, तो प्लेट नंबर 5 को सिर्फ एक बार बनाया जाएगा। फिर से समझ लीजिए इसको अच्छे से। प्लेट नंबर 1 के सिर्फ इधर एक कैपेसिटर है इस साइड, तो वो एक ही बार बनेगा। प्लेट नंबर 2 के एक इस साइड कैपेसिटर है, एक इधर कैपेसिटर है, तो प्लेट नंबर 2 को 2 बार बनाना पड़ेगा। प्लेट नंबर 3 के इधर एक कैपेसिटर है लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, तो उसको भी 2 बार।
प्लेट नंबर 4 के लेफ्ट हैंड साइड में भी कैपेसिटर है, राइट हैंड साइड में भी कैपेसिटर है, इसको भी 2 बार, लेकिन प्लेट नंबर 5 को सिर्फ एक बार। अब देखो यही से आपको आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। प्लेट नंबर 3 के बाजू में है प्लेट नंबर 2, 3 के बाजू में भी है प्लेट नंबर 2। तो देखो प्लेट नंबर 2 को कितनी बार बनाना पड़ा, 2 बार, एक बार 1 के साथ बनाना पड़ा और एक बार 3 के साथ बनाना पड़ा प्लेट नंबर 2 को। इसके बाद देखो प्लेट नंबर 3 के बीच में और प्लेट नंबर 4 के बीच में कैपेसिटेंस है, तो 3 के बाजू में यहां पर आपको एक बनाना पड़ेगा प्लेट नंबर 4। अब देखो 4 और 5 के बीच में कैपेसिटेंस है, यानी प्लेट नंबर 4 को कितनी बार बनाना पड़ा, 2 बार, बस। अब ये क्या है, 2 और 4 जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, 2 और 4 को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लीजिए। मतलब ये सारे कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, और सबका कैपेसिटेंस है कितना, C, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 टाइम्स ऑफ C। आंसर है। ओके, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या कह रहा है कि ऐसे रोज में कुछ कैपेसिटर्स लगाए गए हैं। पहले रो में सिर्फ एक कैपेसिटर है, दूसरे रो में 2 कैपेसिटर है, तीसरे रो में 4 कैपेसिटर है, ऐसे नेक्स्ट 8, 16, 32 ऐसे चल रहा है, ठीक। फिर कह रहा है कि इसका C इक्विवेलेंट फाइंड करो बिटवीन A एंड B। तो ऐसे तो नहीं होगा, एक एक स्टेप सिंप्लीफाई करना होगा। तो चलिए एक एक स्टेप सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले में तो एक ही कैपेसिटर है, तो उसको सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। दूसरे वाले में 1 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर है, जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबकी वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड दी गई है। अब देखो दोनों 1 माइक्रोफैरेड के सीरीज में कंबाइंड है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हो, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। यानी यहां पर अगर देखा जाए तो इसका जो C इक्विवेलेंट सॉल्व करके आएगा, वो C इक्विवेलेंट सॉल्व करके आएगा 1/2। ये तो 1 माइक्रोफैरेड का था, इसका C इक्विवेलेंट 1/2 माइक्रोफैरेड आएगा। सॉल्व करके देखिए इसका, इसमें देखो 1 1 1 1 के 4 है, यानी अगर इसका C इक्विवेलेंट निकाला जाए 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, यानी कि 1 1 1 1 को 4 बार जोड़ोगे, 4/1 उल्टा कर दो 1/4, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 1/4 माइक्रोफैरेड। ऐसे जो नेक्स्ट होगा 1/8, 1/16 सॉल्व करते चलेंगे। उसके बाद ये सारे कैपेसिटर्स जो हैं ये सीरीज में कंबाइंड है, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बहुत सिंपल, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 चलाते जाओ, कहां तक चलता जाएगा। अब तो इनफाइनाइट दिया है। अब जब भी इनफाइनाइट क्वेश्चन है तो समझ लो कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि एक जीपी बनेगा। देखो एक जीपी बन गया, ये उसका पहला टर्म हो गया, और जो इसका कॉमन रेशियो निकल के आएगा, यानी आर की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1/2, 1/2 का ही मल्टीप्लीकेशन तो कर रहे हैं, यानी ए की वैल्यू हो गई 1 और आर की वैल्यू हो गई 1/2। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म हम जानते हैं ऑलरेडी, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, तो 1 डिवाइडेड बाई 1/2। सॉल्व कीजिए एलसीएम लेकर के, ऊपर जाने दो 2 माइक्रोफैरेड। कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा लग रहा था। चलो इनफाइनाइट का एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कह रहा है कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हमने जोड़ रखे हैं, बहुत सारे कैपेसिटर हैं, ये 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड, और इसका हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है। ये इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है। अब इसके लिए कैसे कॉन्सेप्ट्स को आप यूज करेंगे, देखो ऐसे सोचो, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, मतलब सोच लो एक ओशियंस ऑफ कैपेसिटर है। अब ओशियन ऑफ कैपेसिटर से मतलब इतने कैपेसिटेंस है, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल कैपेसिटर्स में से अगर 2 कैपेसिटर में चोरी कर लूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है, वो तो उतना ही रहेगा। अब इनफाइनाइट्स हैं, ठीक है, 200 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए रखे, उसमें से मैं 2 रुपए चोरी कर लूं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, वो उतना ही रहेगा। देखो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। या फिर ओशियन में 2 बाल्टी दे जाके पानी डाल दो, या 2 बाल्टी पानी निकाल के घर पे लेते हो, ओशियन के कोई भी वाटर में ज्यादा इफेक्ट होने वाले नहीं है। तो आप क्या करो, इस पूरे का नेट कैपेसिटेंस मान लो C, यानी A से B तक जो कैपेसिटेंस है ए बी के क्रॉस, वो कैपेसिटेंस मान लो C। उसके बाद ये 2 कैपेसिटर चुरा लो। जैसे ये 2 कैपेसिटर चुरा लोगे, मान लो ये मैंने ऐसे चुरा लिया, हटा दिया।
अभी भी तो ये वाला पॉइंट हो गया ए और ये वाला पॉइंट हो गया बी, अभी भी तो ये ओशियंस ऑफ कैपेसिटर है, अभी भी वो सेम क्वेश्चन ही है। देखो अभी भी क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है, वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। दो कैपेसिटर में चुरा लूं तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब अगर मैं ऐसा सोचूं कि ये जो पूरा कैपेसिटेंस है AB के क्रॉस मान लो कैपेसिटेंस जो है वो 2 है, ठीक है, तो यहां से ये भी तो पूरा वही क्वेश्चन ही तो हो गया, सेम क्वेश्चन ही तो हुआ। तो इस पूरे को भी उठा करके हम एक कैपेसिटर मान सकते हैं जिसके कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी C, और यहां पर एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड का, यहां पर एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरेड का, और इसके क्रॉस जो कैपेसिटेंस है AB के क्रॉस वो भी कैपेसिटेंस है C। देखो हमने क्या किया, ओशियंस ऑफ कैपेसिटर था, उसके नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू मान ली C, उसमें से 2 कैपेसिटर चुरा लिए। 2 कैपेसिटर चुराने के बाद भी क्या फर्क पड़ा, ये पूरा का पूरा जो है इसका कैपेसिटेंस तो C ही रहा। बस अब इसको सॉल्व कर लेना होता है। देखो ये जो C है और ये 2 माइक्रोफैरेड है, ये दोनों को अगर चेक किया जाए तो ये दोनों सीरीज में है, तो इनको अगर सॉल्व करोगे तो C इक्विवेलेंट आएगा प्रोडक्ट बाय सम, यानी 2C डिवाइडेड बाई 2 प्लस C। उसके बाद ये कैपेसिटर्स उठा करके मैंने एक कैपेसिटर में कनेक्ट कर दिया, और वो कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरेड के साथ में पैरेलल में बन जाएगा, ये C इक्विवेलेंट बन गया। तो पैरेलल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। इसको सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करके 2C डिवाइडेड बाई 2 प्लस C प्लस 1, ये सीरीज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमने फॉर्मूला लगा लिया। और जो नेट कैपेसिटेंस आपको मिलने वाला है वो नेट कैपेसिटेंस कितने मिलने वाले हैं, C, इसका मतलब इज इक्वल टू कैपेसिटेंस कितने वाला है, C। इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम C की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा काम है, आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यही पे हम खत्म कर दें। आपने आज क्या कर लिया, आज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस के उसको छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस आपने ट्राई कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग डाइलेक्ट्रिक को बढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक अगर एक कैपेसिटर के अंदर फिल करते हैं या एक कंडक्टर को फिल करते हैं, या एब्सोल्युटली एक डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। चलिए, थैंक यू।